Hello everyone, welcome to Bregma Beyond Basic BMS. Myself Dr. अभय यादव NI जयपुर और मैं आपको समिता अध्ययन पार्ट 2 BMS सेकेंड प्रोफ में चरक इंद्रिय स्थान पढ़ाऊँगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं SA2 यानी कि समिता अध्ययन 2 का पेपर पैटर्न। समिता अध्ययन 2 टोटल 100 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर चरक सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीरिक स्थान और इंद्रिय स्थान आएगा। MCQs 20 आएंगे 20 मार्क्स के, 8 शॉर्ट आएंगे 5 मार्क्स ईच 40 मार्क्स और 4 लॉन्ग आएंगे 10 मार्क्स ईच 40 मार्क्स। अब हम देखते हैं इंद्रिय स्थान का वेटेज। तो जो इंद्रिय स्थान है टोटल 7 मार्क्स का आएगा। इसमें से भी 2 MCQ आएंगे 1 मार्क्स के और 1 शॉर्ट आएगा 5 मार्क्स। अगर हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की बात करें तो जो पहला MCQ आएगा वो आएगा या तो चैप्टर 1 से, चैप्टर 2 से, चैप्टर 4 से या चैप्टर 5 से। दूसरा MCQ आने के प्रोबेबल है चैप्टर 8, 9, 11 या 12 से। इन्हीं चैप्टर से MCQ आएंगे, इनसे बाहर MCQ नहीं आएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए फैक्टर बनता है वो है SAQ 5 मार्क्स का, जो इंद्रिय स्थान से कहाँ से आएगा। ये 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1, 5, 7, 10, 11 एंड 12। इन्हीं चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल में डीप में पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर को हम MCQ के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इन 12 चैप्टर के नाम याद करना, क्योंकि वाइवा में सबसे पहले इंद्रिय स्थान के चैप्टर ही पूछे जाते हैं। हम देख लेते हैं। पहला चैप्टर है वर्ण स्वरीय इंद्रिय अध्याय, यहाँ से MCQ और SAQ दोनों बनेंगे। दूसरा चैप्टर है पुष्पित का इंद्रिय अध्याय, यहाँ से सिर्फ MCQ बनेगा। तीसरा चैप्टर है अवमर्शनीय इंद्रिय अध्याय, यहाँ से सिर्फ MCQ बनेगा। चैप्टर 4 है इंद्रियानी इंद्रिय अध्याय, यहाँ से सिर्फ MCQ बनेगा। अगला चैप्टर है पूर्व रूपीय इंद्रिय अध्याय, यहाँ से MCQ और SAQ दोनों एक्सपेक्टेड है। चैप्टर 6 है तत्मानी शरीरीय इंद्रिय अध्याय, सिर्फ MCQ एक्सपेक्टेड है यहाँ से। चैप्टर 7 पन्न रूपी इंद्रिय अध्याय से SAQ और MCQ दोनों एक्सपेक्टेड है। चैप्टर 8 अवाक शीर्षीय इंद्रिय अध्याय, सिर्फ MCQ एक्सपेक्टेड है। 9 चैप्टर यस्य श्याव निमित्य इंद्रिय अध्याय, ओनली MCQ। चैप्टर 10 सद्य मरण इंद्रिय अध्याय, शॉर्ट और MCQ दोनों एक्सपेक्टेड है। चैप्टर 11 अणु ज्योति इंद्रिय अध्याय, यहाँ से भी सेम MCQ और SAQ दोनों एक्सपेक्टेड है। चैप्टर 12 गोमय चूर्णीय इंद्रिय अध्याय, यहाँ से भी MCQ और SAQ दोनों एक्सपेक्टेड है। आइए सबसे पहले अब हम बात करेंगे चरक संहिता इंद्रिय स्थान के अध्याय 1 वर्ण स्वरीय अध्याय से। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंद्रिय अध्याय इंद्रिय स्थान जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है मुख्य विषय अरिष्ट यानी कि मुख्य वृत्ति सूचक लक्षणों का वर्णन करना। ये वर्णन क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कौन सा रोगी साध्य है और कौन सा असाध्य है। अब साध्य असाध्य क्यों कहा गया है? अगर हम साध्य रोगी की चिकित्सा करते हैं तो जग में हमारी ख्याति होती है, और अगर हम असाध्य रोगी की चिकित्सा करते हैं तो हमारे जग में ख्याति होती है। सब क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असाध्य रोगी की चिकित्सा करना या ना करना एक ही बात होती है, क्योंकि उसका मरना निश्चित है और रोगी के मरने से डॉक्टर की ख्याति खराब होती है। इंद्रिय की परिभाषा क्या है? इंद्रिय प्राण तस्य लिंगम इंद्रियम, अर्थात प्राण के जो लक्षण है उसको क्या बोलते हैं? इंद्रिय कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अरिष्ट लक्षण क्या है? प्राणों का नाश होने से पूर्व जो विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अरिष्ट लक्षण कहा जाता है। तो सबसे पहले चिकित्सक क्या देखेगा? रोगी की आयु यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेगा कि भाई वो चिकित्सा करने के योग्य है या नहीं है, तभी चिकित्सा क्या की जाएगी? प्रारंभ की जाएगी। हम अध्याय का स्थान जानते हैं। सबसे पहले इसको फर्स्ट नंबर का चैप्टर रखने का रीजन क्या है? सबसे पहले क्या है चैप्टर का? जैसे कि नाम आप सब देख ही रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? वर्ण स्वरीय इंद्रिय अध्याय, यानी कि रोगी के पास जाते ही चिकित्सक को सबसे पहले क्या दिखेगा? उसका वर्ण यानी कि उसका कलर दिखेगा। सेकेंड चीज क्या दिखेगी? उसको उसका स्वर यानी कि उसकी आवाज सुनाई देगी। वर्ण और स्वर के परीक्षण दूर से ही बिना रोगी को स्पर्श किया जा सकता है।
दर्शन और श्रवण परीक्षा के द्वारा। इसलिए अरिष्ट ज्ञान में सबसे पहले किसका वर्णन किया गया है? वर्णस्वरीय इंद्रिय अध्याय का वर्णन किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, कीवर्ड्स जिन्हें याद करना जरूरी है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? अरिष्ट माधव निदान ने क्या कहा है? नियत मरण ख्यापकम लिंगम अरिष्टम, अर्थात जो निश्चित ही मृत्यु का बोध कराते हैं। ने क्या कहा है? क्रिया प्रथम इति कांता, जो बड़े हुए दोष चिकित्सा के फल से क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं और पूरे शरीर में फैलकर क्या करते हैं? मृत्यु सूचक लक्षण उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात वर्ण की अगर हम बात करें तो शरीर की त्वचा का रंग या कांति कौन सी इंद्रिय के द्वारा इसकी परीक्षा होगी? आंखों के द्वारा, यानी कि दर्शन इंद्रिय। और स्वर यानी कि अगर हम आवाज़ की बात करें, कानों के द्वारा इसकी परीक्षा की जाती है। अगला क्या है? विकृति। विकृति यानी कि प्रकृति जो होती है अपनी, उससे विपरीत अवस्था क्या कहलाती है? विकृति कहलाती है। अरिष्ट जो होते हैं हमेशा कौन सी अवस्था में उत्पन्न होते हैं? विकृत अवस्था में उत्पन्न होते हैं। अब हम देखेंगे अरिष्ट परीक्षण के भाव। अब अरिष्ट परीक्षण के जो भाव हैं वो मुख्य रूप से कुछ होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पता चलते हैं, कुछ होते हैं जो अनुमान के द्वारा पता चलते हैं। तो चिकित्सक जो होता है रोगी के वर्ण, स्वर, गंध, रस, स्पर्श, चक्षु आदि इंद्रियों की स्थिति में मन की प्रवृत्ति का अत्यंत सूक्ष्मता से परीक्षण करता है। अब प्रकृति जो भेद है, अब ये जो चीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 6 प्रकार की जात प्रकृति कौन सी है? पहली है जाति प्रसक्ता, यानी कि खुद की रियल कास्ट होती है जो, उसको जाति प्रसक्ता बोलते हैं। जन्म जहाँ पे हुआ है आपका, जिस कास्ट में। अगली कुल प्रसक्ता, यानी कि आपका वंश, भले जाति सेम हो लेकिन वंश अलग अलग होता है। थर्ड है देशानुपातिनी, यानी कि आप जहाँ रहते हो, आपका निवास स्थान है, जैसे जंगल है या अनूप है। फोर्थ है कालानुपातिनी, ऋतु या समय के आधार पर, सीजन या टाइम के आधार पर। फिफ्थ है वय अनुपातिनी, आपकी एज के अकॉर्डिंग, या बाल्यावस्था है, युवावस्था है या वृद्धावस्था है। और सिक्स और इम्पोर्टेंट है काफ़ी, अध्यात्म नियमता, यानी कि हर व्यक्ति का एक विशिष्ट स्वभाव होता है, कैरेक्टर होता है, उसके आधार पर। ये 6 प्रकृतियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब हमने प्रकृति देख ली तो अगर हम क्या देखेंगे? विकृति। प्रकृति कितनी देखी हमने? 6 देखी। और विकृति क्या होंगी? प्रकृति की आधी होंगी, यानी कि कितनी हो जाएंगी? 3 प्रकार की होती हैं। अब सबसे पहली प्रकृति कौन सी हो जाएगी? लक्षण निमित्ता। लक्षण निमित्ता में क्या होता है? लक्षण निमित्ता में होता है पूर्व जन्म में जो हम कर्म करते हैं उससे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो क्या कहते हैं? लक्षण निमित्ता। ये इनक्यूरेबल है, असाध्य है, मरना पक्का है। अगला क्या बताया? लक्ष्य निमित्ता। लक्ष्य निमित्ता में क्या होता है? आज जो वर्तमान आपका जीवन है उसके दोष प्रभाव के कारण जो उत्पन्न होते हैं वो विकृति। ये साध्य भी हो सकती है और असाध्य भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। और थर्ड क्या है? निमित्ता अनुरूपा। निमित्ता अनुरूपा क्या होता है? जो निदान के सर्वथा अनुरूप विकृति का उत्पन्न होता है, यानी कि भाई आपने जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनका आपने यूज़ किया है उस वजह से जो आपको अलग अलग लक्षण उत्पन्न वो क्या होते हैं? निमित्ता अनुरूपा। और ये क्या है? साध्य है। तो ये 3 विकृतियाँ भी याद रखनी और 6 प्रकृतियाँ भी याद करनी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्या है? 7 प्रकृतिस्थ एवं वैकारिक वर्ण। जो वर्ण है उनको मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रकृतिस्थ वर्ण, दूसरा होता है वैकारिक वर्ण। जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन होता है वो प्रकृति होता है और जो अबनॉर्मल होता है वो वैकारिक होता है। प्रकृतिस्थ में कृष्ण यानी ब्लैक, श्याम यानी ब्राउनिश, श्यामावदात यानी ब्राउनिश वाइट और अवादात यानी कि फेयर वाइट, ये सब क्या है? नॉर्मल है। नील यानी कि नीला, श्याम यानी कि ब्लैकिश ब्राउन, ताम्र यानी कॉपर ब्राउन और हरित, ये सब क्या है? हरित और शुक्ल, ये सब क्या? वैकारिक वर्ण। याद रखना है, MCQ में नॉर्मली ये पूछा जाता है भाई कौन सा प्रकृतिस्थ है और कौन सा वैकारिक है। वर्ण विषयक अरिष्ट क्या होते हैं? वर्ण विषयक अरिष्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यदि प्रकृति एवं वैकारिक वर्ण एक साथ दिखाई दे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? बिना किसी कारण के, तो उससे निश्चित क्या होती है? मृत्यु होती है, मृत्यु सूचक होते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अर्ध शरीर वैकल्य, यानी कि प्रकृति विकृत वर्ण आधे आधे शरीर में दिखाई देना। तो बायां हाथ अलग दिख रहा है, दायां हाथ अलग दिख रहा है, ऊपर का भाग अलग, नीचे का भाग अलग, और क्या कहलाएगा? अर्ध शरीर वैकल्य। सीमा विभाजन की बात करते हैं, यानी कि मुख, हाथ, पैर में वर्ण का सीमा से विभक्त हो जाए, यानी कि आप अलग से देख सकते हैं, स्किन पर कोई अलग अपीयरेंस हो रहा है। और थोड़े सहसा परिवर्तन, यानी कि बिना किसी कारण के कलर का बदल जाना, वर्ण का बदल जाना क्या कहलाता है? अरिष्ट लक्षण
कहलाता है। वर्ण अरिष्ट सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। अब जो प्रकृति एवं वैकारिक स्वर की बात कर रहे हैं, पहले हमने किसकी बात कर ली थी, वर्ण की बात कर रही थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वर की बात कर रहे हैं। प्रकृति स्वर यानी कि नॉर्मल वॉइस, हंस, खरोच, नेमी, दुंदुबी, कलवी, काको, कौवा, कबूतर, कपूर, ये सब क्या है, प्रकृति स्वर है। वैकारिक स्वर जो सुनाई देते हैं वो क्या है भाई, एडक यानी कि भेड़, गदग यानी कि हकलाना, शाम यानी अत्यंत क्षीण होना, और दीन यानी दुखी के समान या अनुच्च जो सुनाई ना दे ऐसी आवाज़ें अगर उत्पन्न होती है वो कैसी है, वैकारिक स्वर है। अब स्वर विषयक अरिष्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फिर से बैठ सकता है। इसको याद करने के हमने बेसिक सी एक ट्रिक बनाई है हमने। भेड़ गदगद होकर क्षीण और दीन हो गई, फिर प्रलाप करने लगी। भेड़ यानी कि एडक हो जाएगा, भेड़ यानी कि एडक हो जाएगा। गदगद हमने बताया, एडक गदगद एक ही होता है। भेड़ हमने बताया था, एडक गदगद बताया था, क्षीण यानी कि शाम हो जाएगा, दिन हो जाएगा, प्रलाप यानी अनुकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसी ट्रिक से आप पता कर सकते हैं स्वर विषयक अरिष्ट को। मनुष्य जब बोलते बोलते बिना किसी गले की बीमारी के हकलाने लगे। प्रलाप यानी कि एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य लगातार बोलते रहना, कभी रुकना ही नहीं, यानी कि क्या है, कंटिन्यूस इनकोहेरेंट स्पीच। और बिना किसी कारण अगर स्वर बैठ जाता है या उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, ग्रस्त या अनुज, किसका सूचक है वो, मृत्यु का सूचक है। अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आप ये PDF हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्योंकि इस चैप्टर से आने वाले हैं, ये कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो अलग अलग चैप्टर में आ चुके हैं, अलग अलग पेपर्स में आ चुके हैं, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, अलग अलग पेपर्स में जो आ चुके हैं, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा, इनके आंसर आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, आप इन्हें ज़रूर देखिए। यहाँ से जब आप ये पूरा वीडियो देख लें उसके बाद इसको प्राप्त करें, यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। अब हम शुरू करेंगे संहिता अध्ययन चरक संहिता के इंद्रिय स्थान का चैप्टर 2। अध्याय का नाम क्या है, पुष्पितक इंद्रिय अध्याय। अब पुष्पितक इंद्रिय अध्याय का सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे वो अध्याय का क्रम एवं सार्थकता। अध्याय का कर्म एवं सार्थकता। भाई पहला अगर उन्होंने वर्ण स्वरीय रखा, जो उन्होंने रीज़न बता दिया, हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया, तो क्योंकि चिकित्सक रोगी को दूर से देखता है तो उसका वर्ण, और उसकी आवाज़ सुनता है तो स्वर। कौन सी परीक्षा हुई, दूरस्थ परीक्षा हुई। लेकिन सेकंड नंबर पे अध्याय 2 पुष्पितक को क्यों रखा, उसका रीज़न क्या है, दूर से चिकित्सक के पास जब रोगी जाता है फिर वो कहाँ जाता है, उसके समीप जाता है। समीप जाने पर रोगी के शरीर की क्या सबसे पहले पता चलती है, गंध पता चलती है। सबसे पहले क्या पता चलती है, गंध पता चलती है, फिर रस पता चलता है। और रस डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, उसका अनुमान प्रमाण होगा, मक्खी का बैठना आदि। इसलिए गंध और रस अरिष्ट का वर्णन कौन से चैप्टर में किया है, द्वितीय चैप्टर में किया है। MCQ पूछ सकते हैं कि गंध और रस अरिष्ट का लक्षण कौन से अध्याय में किया गया है इंद्रिय स्थान में, तुमको पता होना चाहिए, पुष्पितक अध्याय में किया गया है। अब पुष्पितक का अर्थ क्या होता है, यथा पुष्पम फलोन्मुखम तथा अरिष्टम मरणोन्मुखम। यथा पुष्पितक का अर्थ क्या होता है, यथा पुष्पम फलोन्मुखम तथा अरिष्टम मरणोन्मुखम, अर्थात जिस प्रकार वृक्ष में फूल आने के बाद यह निश्चित होता है कि अब फल अवश्य आएगा, जिस प्रकार धुआं अग्नि तथा बादल वर्षा का पूर्व संकेत देते हैं, उसी प्रकार अरिष्ट मृत्यु का पूर्व संकेत, यानी कि अरिष्ट लक्षण आ गए तो मृत्यु होनी पक्की है। ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं, पुष्पितक बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है पुष्पितक किस व्यक्ति को बोलते हैं, पता होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट है नियत और अनियत अरिष्ट। अब नियत और अनियत अरिष्ट का जो वर्णन वो आचार्य चक्रपाणि ने किया था। ठीक है, एक चिकित्सक का ज्ञान होना चाहिए कि वो साध्य है या असाध्य है, रोगी इसी लक्षण के आधार पर वो ज्ञात करेगा। अगर हम बात करें नियत की अगर परिभाषा बात करें, वे लक्षण होते हैं जो प्रकट होने पर रोगी की मृत्यु 100% निश्चय होती है, यानी कि मृत्यु होनी ही है। वह लक्षण जो मृत्यु का संकेत तो देते हैं परंतु मृत्यु होना पूरी तरह निश्चित नहीं होता, 50-50 होता है। ठीक है, कारण क्या है, नियत में दोष होते हैं वो अत्यंत बलवान हो जाते हैं, इससे आयु पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। वहीं अनियत होते हैं वो ग्रहावेश यानी कि प्लैनेटरी एफ्लिक्शन की वजह से होते हैं, बाह्य अन्य कारण है उनकी वजह से उत्पन्न हो सकते हैं। परिणाम देखो आप किसी तरह से लिखना है, परिभाषा, कारण और परिणाम। अगर ये क्वेश्चन आता है तो नियत है असाध्य है, भाई चिकित्सा करनी ही नहीं चाहिए, और अगर अनियत है तो साध्य है, इसकी उत्तम चिकित्सा करें आप रसायन या पुण्य कर्मों से, इससे क्या कर सकते हैं, हम टाल सकते हैं। अगला है गंध विषयक अरिष्ट।
इस चैप्टर में गंध की बात कर रहे हैं, तो रोगी के शरीर से आने वाली गंध है उसका परीक्षण ये कहलाता है। अब गंध विषयक अरिष्ट कहलाता क्या है? ये कहलाता है बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे लेप स्नान इत्र का प्रयोग नहीं कर रहे उसके बावजूद भी अगर शरीर से अचानक विशेष गंध आ रही है तो वो क्या कहलाएगा? अरिष्ट कहलाएगा। मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, सुगंध अरिष्ट और दुर्गंध अरिष्ट। सुगंध अरिष्ट में क्या होता है? दिव्य औषधि जैसे चंदन, अगुर यानी अगरवुड, कमल आदि की अत्यंत मनमोहक सुगंध आने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अच्छा है, इसका मतलब भी क्या है? अरिष्ट है। दुर्गंध यानी शरीर से अचानक विष्ठा यानी कि मल की जैसी, मूत्र, शव, सड़े मांस आदि की अगर गंध आ रही है, दुर्गंध बोलेंगे उसको, तब भी वो अरिष्ट है। बहुत अच्छी खुशबू भी बिना किसी चीज़ को लगाए आ रही तब भी अरिष्ट है, और दुर्गंध आ रही तब भी वो अरिष्ट है। गंध परीक्षक का सबसे इंपॉर्टेंट नियम याद रखें आप। चरक ने स्पष्ट किया है भाई, क्या स्पष्ट किया है? अरिष्ट तभी माना जाएगा जब वह अकारण उत्पन्न हो, यानी कि रोगी ने कोई चंदन का लेप, बेचन ऐसा कुछ लगाया है, इसके बाद अगर उसको गंध आ रही है तो वो अरिष्ट नहीं है। ठीक है। अगला है रस विषयक अरिष्ट का सामान्य परिचय। इस चैप्टर मतलब पहले हमने यहाँ पे गंध पढ़ लिया, सेकंड हम देख रहे हैं रस का। रस विषयक अरिष्ट का सामान्य परिचय। अब गंध के बाद यहाँ पर रस का भी वर्णन है। प्रत्यक्ष रूप से तो रस को हम रोगी को चख कर तो देख नहीं सकते, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम अनुमान द्वारा इसको थोड़ा पता करेंगे। अब कैसे पता करेंगे? यदि शरीर पर बहुत सारी मक्खियाँ, चींटी आदि बैठ रहे हैं तो क्या समझना चाहिए? रस विकृत होकर मीठा हो गया है। अगर रोगी के शरीर से जू अचानक शरीर छोड़कर चली जाए तो क्या माने हम? आसन्न मृत्यु का सूचक है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं और आपके मार्क्स यहाँ पर फुल आपको मिल जाएंगे। अभी ये इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हमने कंपाइल किए हैं, तो बिल्कुल आप फिर से इन्हें MCQ PDF से एक बार ज़रूर देख लीजिए। चैप्टर 3 का नाम है अध्याय 3 अवमर्शनीय इंद्रिय अध्याय। अवमर्शनीय इंद्रिय अध्याय, पहला क्या था? वर्णस्वरीय अध्याय, दूसरा पुष्पतनिक अध्याय, ये तीसरा कौन सा है? अवमर्शनीय इंद्रिय अध्याय। आपको चैप्टर का नाम याद रखना चाहिए। वैभव में ये पूछा जाएगा इंद्रिय स्थान चैप्टर 7 का नाम बताओ, चैप्टर 5 का नाम, 1 का नाम रेंडमली। अगर आपने वहाँ ये नाम बता दिया, आपका अगर इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा तो काफ़ी मार्क्स आपके यहाँ पे बढ़ने के चांसेस रहते हैं। फिर हम वही देखेंगे भाई अध्याय का क्रम क्या है, महत्व क्या है। अवमर्श का मतलब ही होता है स्पर्श करना। क्या करना? स्पर्श करना। ठीक है, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर बेस है ये पूरा। अध्याय 1 में क्या देखा हमने? दूर से दर्शन और स्वर्ण परीक्षा हो रही है। अध्याय 2 में हमने क्या देखा? पुष्पितक में कि समीप जाकर गंध और रस की परीक्षा हो रही है। अब देख लिया, अब टच पहली बार कर रहा है रोगी को चिकित्सक। अवमर्शनीय में रोगी के शरीर को प्रत्येक रूप से छूकर जो परीक्षा करते हैं क्या बोलते हैं? अवमर्शनीय। पहले क्या किया? पहले अध्याय में सिर्फ देखा उसको और सुना। दूसरे अध्याय में क्या किया? उसकी गंध ली और उसका रस का अनुमान किया। अब थर्ड अध्याय में क्या हो रहा है? उसको स्पर्श करके हम देख रहे हैं। अब महत्व क्या है इसका? भाई जो रोगी है, जब तक रोगी चिकित्सक है, जब तक रोगी को टच नहीं करेगा तब तक उसके तापमान, अंग कठोरता, मृदुता आदि को जान नहीं पाएगा। इसलिए स्पर्श विषयक अरिष्ट का वर्णन तीसरे स्थान पर किया गया है। स्पर्श गम्य भाव है कुछ पाल्पेबल साइंस जिनको बोलते हैं, भी क्या कहलाते हैं? कुछ ऐसे विशेष भाव होते हैं जिन्हें केवल छूकर ही जाना जा सकता है, और अगर इन भावों में क्या आ जाए? विकृति आ जाए तो वो अरिष्ट के संकेत होते हैं, यानी कि मृत्यु निश्चित है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले जो है वो है स्पंदन। स्पंदन में क्या होता है? नाड़ी आदि में उचित स्पंदन होता है। अगर धक धक की बात करें या फिर एक बीट जैसी जो अवस्था होती है वो। विकृत अवस्था में क्या होगा? स्पंदन का पूर्ण रूप से रुक जाना, एब्सेंस ऑफ पल्सेशन। सेकेंड क्या? उष्मा यानी टेम्परेचर। सामान्य टेम्परेचर, सामान्य गर्म होना तो क्या इसका नॉर्मल चीज़ है। और विपरीत क्या होगा? शरीर अगर अचानक ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए। सॉफ्टनेस देखिए, अगर हम तो प्रकृति अवस्था में मांसपेशियाँ कैसी होती है? लचीली होती है। जबकि अगर शरीर कैसा हो जाए? लकड़ी के समान कठोर हो जाए तो क्या हो जाएगा? विपरीत अवस्था हो जाएगी। स्मूथनेस यानी श्लक्षणता की बात करते हैं तो त्वचा का चिकना होना क्या होगा? प्राकृतिक अवस्था हो जाएगी। और त्वचा का अत्यंत खुरदुरा होना क्या हो जाएगा? उसकी विकृत अवस्था हो जाएगी। जॉइंट्स यानी कि संधिया की बात करें, संधियाँ मजबूत अगर होती हैं तो प्राकृतिक अवस्था है, और ढीली अगर पड़ जा रही है, खिसक जा रही है तो क्या? विकृत अवस्था है। याद रखना ये स्पर्श गम्य भाव अगर पूछे MCQ पूछेंगे इस चैप्टर से तो इतना ज़्यादा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं, पता होना चाहिए कौन से होते हैं, कितने होते हैं। हमने कितने देखे यहाँ पे? 1 2 3 4 5, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, स्पर्श गम्यक देख लिए। स्पर्श विषयक अरिष्ट लक्षण देखेंगे। यहाँ स्पर्श विषयक अरिष्ट लक्षण क्या होते हैं? किसी रोगी के शरीर में बिना किसी बाहरी कारण के
अचानक स्पर्श संबंधी विकृति उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, मृत्यु का सूचक है। एग्जाम्पल क्या है, याद रखना इसको। नाड़ी का रुकना, शरीर का शीतल होना, त्वचा की विकृति, अंगों का कठोर होना, संधियों का विश्लेषण है, मांस का क्षय। नाड़ी का रुकना यानी कि कैरोटरी जो आर्टरी होती है जिसको हम मनिया बोलते हैं, या अन्य स्पंदनशील अंगों में अचानक क्या होना, धड़कने रुक जाना। शरीर का शीतल होने की श्वास, तालु, पैलेट या पूरे शरीर का बिना किसी कारण क्या हो जाना, ठंडा हो जाना। स्किन चेंजेस जो होते हैं, अचानक बहुत ज़्यादा पसीना आ जा रहा है या फिर पसीना बहुत ठंडा हो, अत्यंत दुखी खुरदरी हो जाए। अंगों का कठोर होना, यदि रोगी का शरीर लकड़ी या पत्थर का समान खड़ा हो जाए, कोई हलचल ना हो। संधियों का विश्लेषण यानी कि गोल्फ जानू, एंकल, नी, ग्रोइंग जो भी होती है वो खिसकती है, महसूस हो रही है, हमें लूज जॉइंट हो रहा है और छूने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर शरीर सूख गया है तो मांस का क्षय है। अगर हम बहुत सारी अगर इसमें देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें, नाड़ी का रुकना, शरीर का शीतल होना, त्वचा की विकृति, ये सब किसमें देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पहले के सिम्टम्स हैं। तो इसके बाद मृत्यु पक्का ही है ना, तो आप समझ रहे हो कि उस टाइम के लोग कितना एडवांस थे। और वही चीज़ हमको आज भी देखने को मिलती है। तो हमने एक छोटी मोटी इसको याद करने की निमोनिक्स बनाई है। ठंडी त्वचा, रुखी काया, रुग्गी धड़कन, जकड़ी माया, ढीले जोड़ यदि हो जाए निश्चित मृत्यु के लक्षण कहलाएं। इसको एक दोबारा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठंडी त्वचा, रुखी काया, रुग्गी धड़कन, जकड़ी माया, ढीले जोड़ यदि हो जाए निश्चित मृत्यु के लक्षण कहलाएं। यही सब पॉइंट है। नाड़ी का रुकना, शरीर का शीतल होना, त्वचा की विकृति, अंगों का कठोर होना, संधियों का विश्लेषण और मांस का क्षय। फिर वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने कंपाइल किए हैं आपके लिए, फिर आप इसको पीडीएफ से देख लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं चरक संहिता इंद्रिय स्थान के चैप्टर 4 की, इंद्रियानिक इंद्रिय अध्याय की। इंद्रियानिक इंद्रिय अध्याय जो है, इसका नाम जो है, अनिक शब्द का मतलब होता है समूह। अनिक का मतलब होता है इंद्रियों का समूह, यानी कि यहाँ पे 5-6 इंद्रियाँ जो होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, चक्षु, श्रोत, घ्राण, रसन और स्पर्शन, इनका सामूहिक अरिष्ट लक्षण का वर्णन करेंगे। चैप्टर 1 में दूर से दर्शन श्रवण परीक्षा कर रहे थे हम। चैप्टर 2 में हमने क्या किया, समीप जाकर गंध और रस की अनुमान परीक्षा की। चैप्टर 3 में हमने त्वचा के माध्यम से स्पर्श परीक्षा की। चैप्टर 4 में क्या करेंगे, संपूर्ण इंद्रिय के समूहों से हम सूक्ष्म परीक्षा करेंगे। इंद्रिय परीक्षा का महत्व क्या है, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष परीक्षा हम कर नहीं सकते, क्योंकि इंद्रिय क्या है, स्वयं अतीन्द्रिय हैं। स्वयं क्या है, अतीन्द्रिय यानी कि डायरेक्ट परसेप्शन के परे हैं। इसलिए क्या होगा, हमें उनके कार्य को देखकर अनुमान प्रमाण से पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, चिकित्सक क्या करेगा भाई, रोगी से प्रश्न पूछ कर उसके व्यवहार का अवलोकन करके क्या करेगा, अनुमान लगाएगा कि उसकी जो इंद्रियां हैं अपने विषय को सही प्रकार से ग्रहण कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा इंद्रिय विषयक अरिष्ट के सामान्य लक्षणों के नियम। भाई क्या क्या नियम है भाई, नियम है इंद्रियों में दोष का अभाव होना, यानी कोई स्पष्ट व्याधि है ही नहीं, उसके बावजूद भी वो तो स्वस्थ दिख रही है लेकिन तब भी विकार उत्पन्न हो रहा है, तब तो अरिष्ट है। अगर दोष उत्पन्न है तो समझ जाएंगे कि भाई दोष की वजह से हो रहा है। अगला क्या है, विषय ग्रहण में असमर्थता, यानी कि स्वस्थ दिख रही है तब भी वो अपना विषय ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। विपरीत ज्ञान, जो उसका उल्टा हमें प्रतीत हो रहा है, जब मीठा खा रहे हैं तो कड़वा लग रहा है, ठंडी वस्तुओं को गर्म फील हो रही है। अविद्यमान विषय का ज्ञान, यानी कि जो उपस्थित है ही नहीं उसका अनुभव करना। ये 4 पॉइंट क्या है, अरिष्ट हैं किसके, इंद्रियों के। बिल्कुल, अगर ये आता है, अगर शॉर्ट में तो है नहीं, अगर एमसीक्यूज वगैरह में आता है इसको जरूर लिखिए। अब नेत्र अरिष्ट का प्रमुख उदाहरण क्या है, जागृत अवस्था में, यानी कि आप जाग रहे हो तो किसी मानसिक रोग के वजह से क्या होगा, हमें अनेक प्रेत, पिशाच और राक्षसों को दिखने लगे। अगर ऐसा है तो वो अरिष्ट लक्षण कहलाएंगे। किसका, आश्चर्य मृत्यु लक्षण है किसका, चक्षु का, किसका, नेत्र का। ठीक है, अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप फिर से इसे पीडीएफ से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 पूर्वरूपीय इंद्रिय अध्याय। यहाँ से एक एमसीक्यू भी बैठ सकता है और एक एसक्यू भी एक्सपेक्टेड है। इस चैप्टर को हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अध्याय का नाम और सार्थकता देखें तो हम चैप्टर 1 से 4 में हमने क्या देखा था भाई, हमने क्या देखा था, बाह्य स्वरूप, वर्ण, स्वर, गंध, स्पर्श हमने देख लिए थे। और चैप्टर 4 में हमने ज्ञानेंद्रियों के सामूहिक समूह की भी परीक्षा कर ली थी। अब अगली चीज़ क्या है, पूर्व रूपीय देखना पड़ेगा, यानी कि चैप्टर 5 का नाम क्या है, पूर्व रूपीय। पूछ सकते हैं पूर्व रूपीय का मतलब क्या है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो उत्पन्न होने की अवस्था में ही या फिर स्वप्न के परीक्षण करते हैं ताकि रोग होने से पहले उसकी साध्यता का मृत्यु ज्ञान हो सके। तो चिकित्सा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं उसको हम आगे वर्णन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ से काफ़ी एमसीक्यूज और शॉर्ट दोनों बैठते हैं। ज्वर का पूर्व रूपीय अरिष्ट क्या है, ये श्लोक अगर आप वहाँ लिख देते हैं अगर शॉर्ट में, तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आने कन्फर्म है। पूर्व रूपाणि सर्वाणि ज्वरो यमुनुधावति तस्य मृत्युर निवशति,
यानी किसी व्यक्ति के निधन स्थान में बताए गए ज्वर के सभी पूर्व रूप एक साथ अति मात्रा में उत्पन्न हो जाएं। शब्द क्या है? अति मात्रा। अति मात्रा में उत्पन्न हो जाए तो जो ज्वर होगा वो क्या करेगा? रोगी को अवश्य मार देता है। यानी कि ज्वर के पूर्व रूपों का अति तीव्र होना ही क्या कहलाता है? अरिष्ट कहलाता है। और इस अन्य रोगों में भी होगा, जैसे गुल्म हो गया, कुष्ठ, प्रमेय आदि सभी पूर्व रोग से बहुत भयंकर रूप से उत्पन्न हो जाए तो भी क्या होंगे? वो अरिष्ट माने जाएंगे। अगला है स्वप्न की परीक्षा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाता है। पूर्व रूप के वर्णन के बाद आचार्य चरक स्वप्न पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, स्वप्न का वर्णन इंद्रिय स्थान में कौन से चैप्टर में है? तो आप बताएंगे चैप्टर नंबर 5 में। पूर्व रूप के इंद्रिय स्थान में क्या है भाई? इंद्रियेषु मनः स्वेषु स्वेषु कर्मसु श्रमेण स्वप्नान पश्यत्य निगधा। यानी कि जब दिन भर काम करने से शरीर की सभी इंद्रियां थक कर अपने अपने विषयों से हट जाती है, परंतु मन जो होता है वो चंचल, थकता नहीं है, वो क्या करता है? जागता रहता है। उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में रज और तम दोषों से युक्त मन पूर्व जन्म में ऐसी जन्म के संस्कारों के कारण जो कुछ भी देखता अनुभव करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे स्वप्न कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य चरक ने स्वप्न के 7 भेद बताए हैं। और एक और बात याद रखिए, काश्यप ने स्वप्न के 10 भेद बताए हैं। एमसीक्यूज में पूछा जाता है। पहला भेद जो आचार्य चरक ने बताया वो क्या? दृष्टि यानी देखना, जो वस्तु दिन में आंखों से देखी गई उसे रात में स्वप्न में देखना। निष्फल है, कोई फल इसका नहीं है। श्रुत, जो बात दिन में सुनी हुई वही स्वप्न में दिखना, निष्फल है। अनुभूत यानी कि अन्य इंद्रिय जो गंध, रस, स्पर्श आदि जो अनुभव किया वही स्वप्न में महसूस होना है, वो भी निष्फल है। निष्फल का अर्थ ये हो गया कि जो हमें सपने में दिख रहा है वो हमारी रियल लाइफ में हमको अगले दिन मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। प्रार्थिक यानी कि जिस वस्तु की मन से हमने काफ़ी इच्छा की है उसे सपने में हम देख रहे हैं, वो भी निष्फल है। कल्पित यानी जागृत अवस्था में जिस विषय की मन में हमने क्या की है? कल्पना की है। क्या की है? कल्पना की है, उसे स्वप्न दिखना, ये भी क्या है? निष्फल है। 2 है जो क्या है? सफल है। भाविक और दोषज। भाविक का मतलब जो स्वप्न भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व संकेत है, भले वो शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। ये क्या होती है? सफल होती है, मीनिंगफुल होती है। और ये दोषज है, ये अरिष्ट सूचक है। याद रखना आप, वात, पित्त, कफ दोषों के प्रकोपित होने के कारण दिखने वाले भयानक जो स्वप्न होते हैं वो ये होता तो सफल है लेकिन अरिष्ट का सूचक है। हमने आपके लिए ट्रिक बनाई है इसको याद करने के लिए। भादों के महीने में देखा गया सपना सच होता है। भा यानी कि भाविक, 2 यानी कि दोषज, यानी कि 7 में से केवल भाविक और दोषज है जो क्या होता है? सफल होता है। बाकी सब क्या है? निष्फल होते हैं, जिसमें से जो दोषज होता है वो क्या है? अरिष्ट का सूचक है। अब स्वप्न विषय कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। निष्फल स्वप्न में क्या है? दिन में देखा गया स्वप्न बहुत छोटा है, बहुत लंबा हो सकता है, हमेशा ही निष्फल होगा। अल्प फल यानी कि रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा गया स्वप्न थोड़ा सा फल देने वाला होता है, यानी कि इट मे बी पॉसिबल कि वो पॉसिबल अगले दिन हो जाए, अगले आने वाले टाइम में। महाफल जो स्वप्न देखने के बाद व्यक्ति अचानक डर कर उठ जाए, दोबारा न सोए, यह महाफलदायक होता है, यानी कि रियल लाइफ में घटना इसका स्वाभाविक है। अरिष्ट स्वप्न दोष यदि कोई रोगी अपने सपने में कुत्ते, कौवे, गिद्ध के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हो तो वह मृत्यु का संकेत, यानी कि उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4 से। ये ऐसे क्यों हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। PYQ में 21 और 22 में से पूछे गए थे और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। सेम इसी MCQs के साथ है, हमने एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ दिए हैं, इन्हें आप देख लीजिए हमारी PDF में। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए इस PDF को वहीं से। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, कतमानी शरीरीय इंद्रिय अध्याय। अब अध्याय का नाम क्या है भाई? कतमानी का अर्थ होता है कौन कौन से, और शरीर यानी का अर्थ क्या होता है? शरीर के अंग। इसका मतलब क्या है? आतरे से क्या प्रश्न पूछे गए हैं? शरीर के वो कौन कौन से अंग भाव हैं जिनमें विकार आने पर रोगी की मृत्यु निश्चित होती है। 4 में हमने क्या पढ़ा? ज्ञानेंद्रियों और बाह्य लक्षण, यानी कि वर्ण, स्वर आदि, स्पर्श, गंध सब। 5 में हमने क्या पढ़ा? रोग में उत्पन्न होने से पूर्व रूप की अवस्था। अध्याय 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शरीर के स्थूल भावों जैसे कि मल, मूत्र, शरीर पर आने वाली सूजन, गहराई से परीक्षण कौन करेगा? चिकित्सक करेगा। अब मल और मूत्र से संबंधी अरिष्ट, मल और मूत्र संबंधी अरिष्ट कौन कौन से हैं? जो पुरुष होता है, यानी कि जो हमारी फीसिस होती हैं, उसका जल के अंदर डूब जाना अरिष्ट लक्षण है। लेकिन सामान्य रूप से वो क्या होता है? वात और लघुता के कारण क्या करता है? जल में तैरता है। डूबना क्या दर्शाता है? उसमें आम बन गया है, जिससे भारीपन अत्यधिक बढ़ गया है और अग्नि पूरी तरह से नष्ट हो गई। अरिष्ट लक्षण और क्या है?
मल का अत्यंत गर्म होना, अत्यधिक दुर्गंधित या कई रंगों वाला होना, और बिना किसी कारण मल का अधिक मात्रा में निकलना भी क्या होता है, अरिष्ट लक्षण कहलाता है। अगर हम मूत्र की बात करें तो मूत्र में मांस, रक्त या सड़े हुए शव की दुर्गंध आना, मूत्र का रंग अत्यंत काला या नीला या लाल हो जाना, हेमेटूरिया वगैरह जो लाल हो जाते हैं, अरिष्ट लक्षण है सारे। मूत्र त्यागते समय बहुत सारी पीड़ा होना, डिसूरिया, ये सब क्या है, मूत्र के अरिष्ट लक्षण है। और प्राकृतिक अवस्था क्या है, दोषों का अत्यंत प्रकोपित होकर मूत्र मार्ग यानी कि बस्ती से निकलना, ये असाध्य अवस्था है। ठीक है। विशेष लक्षण क्या है, यदि रोगी के मल या मूत्र से दिव्य औषधियों का चंदन जैसी सुगंध आ रही है तभी वरिष्ठ लक्षण माना जाएगा। कौन सा चैप्टर में पढ़ा था हमने, सुगंध के बारे में, अध्याय 2 गंध अरिष्ट में हमने पढ़ा था। श्वेथु के बारे में भाई वर्णन है। श्वेथु यानी कि शोथ। शोथ क्या होता है, सूजन हो जाना, एडिमा जिसको हम बोलते हैं। अब जो चरक हैं उन्होंने शोथ के स्थान पर लिंग के आधार पर विशेष अरिष्ट बताए, यानी कि पुरुष में अलग बताया उन्होंने और स्त्रियों में अलग बताया है। अब उन्होंने पुरुष में क्या बताया है, जो शोथ होगी वो पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर यानी कि मुख तक फैलती है, ये असाध्य है। और औरतों में यानी कि स्त्रियों में क्या बताया है, शोथ क्या है, मुख से शुरू होकर नीचे पैरों की ओर फैलता है, वो भी क्या होता है, अरिष्ट यानी असाध्य होता है। ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, जेनाइटल्स या पेट से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलता है, वो भी मृत्यु सूचक है, वो मेल और फीमेल दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इसे याद करने की हमने एक इजी ट्रिक बनाई आप लोगों के लिए, इनको याद करने की एक इजी ट्रिक बनाई आप लोगों के लिए हमने। पुरुष ज़्यादातर पैरों से चलकर बाहर का काम करते हैं, यानी कि पुरुषों में पैरों से शुरू होने वाला शोथ, और महिलाओं में क्या होगा, स्त्रियां मुख से श्रृंगार का ध्यान रखती हैं, इसलिए स्त्रियों में मुख से शुरू होने वाला शोथ अरिष्ट है। इसे याद रखें, ठीक है, काफ़ी आसान है, आपको याद रहेगी। पुरुष चल के बाहर जाके काम करते हैं तो उनके पैरों से शुरू हो रहा है, स्त्रियां मैक्सिमम क्या श्रृंगार वगैरह का ध्यान रखती है अपने शरीर का, ब्यूटी का, तो उनकी स्त्रियों के मुख से शुरू होकर होने वाला शोथ अरिष्ट है। अब शोथ के उपद्रव है, पूछे जा सकते हैं, क्या है, श्वास यानी डिस्पेनिया, ब्रेथलेसनेस, अतिसार, सेवर डायरिया, और ज्वर और सर्दी यानी वॉमिटिंग और फीवर। एक और चीज़ है, यदि शरीर का आधा भाग सूझ जाए, आधा भाग सूख जाए, वह भी तुरंत मृत्यु का सूचक है, यानी कि एट्रोफी अगर हो रही है तो। फिर से एमसीक्यूज हैं चैप्टर के, आप इसे जरूर देखें। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 7, पन्न रूपी इंद्रिय अध्याय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ऐसे क्यों पूछने का चांसेस है और यहाँ से एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है, उसे उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम। अध्याय का नाम क्या है, पन्न रूपी, यानी कि जिसका रूप पन्न यानी कि नष्ट या फीका पड़ गया हो। इसमें प्रभा, छाया और प्रतिछाया के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अध्याय के कर्म की बात करें अगर हम, तो तत्मानी शरीर हमने देख लिया, उसमें हमने क्या देखा, मल मूत्र शोथ जैसे स्थूल शारीरिक भाव का परीक्षण किया। अब हम सूक्ष्म भाव का परीक्षण करेंगे, यानी कि छाया, प्रभा, प्रतिछाया, इनका कैसे परीक्षण करेंगे, गहराई से परीक्षण करेंगे। अगर परिभाषिक शब्द तीनों की हम डिफरेंस की बात करें, भाई तीनों अगर देखा जाए एक जैसे वर्ड है लेकिन सब में अलग अलग डिफरेंस है। छाया का मतलब होता है शेड या कॉम्प्लेक्शन, जो शरीर के स्वाभाविक वर्ण को ढक लेती है, ये पास से दिखाई देती है। ठीक है, छाया कहाँ से दिखाई देती है, पास से दिखाई देती है। क्या लिखोगे वहाँ पे एक श्लोक लिख देना आप, काफ़ी अच्छा सा श्लोक है, वर्णम आच्छादयति इति छाया। अगला क्या है, अगला है प्रभा, रेडियंस या ऑरा, जो शरीर के वर्ण को प्रकाशित यानी इल्यूमिनेट करता है, यह दूर से भी दिखाई देता है। छाया से पास से दिखाई देती है, प्रभा दूर से भी दिखाई देती है, पास से भी दिखाई देती है। इसमें क्या श्लोक डालोगे आप, वर्णम प्रकाशयति इति प्रभा। और थर्ड नंबर पे आप क्या देखोगे, थर्ड नंबर पे आप देखोगे प्रतिछाया, रिफ्लेक्शन, किसी व्यक्ति का जल, दर्पण या दूसरे की आंखों में बनने वाला प्रतिबिंब। तो ये तीनों चीज़ें थी, छाया, प्रभा, प्रतिछाया। कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रतिछाया विषयक अरिष्ट, प्रतिछाया से रिलेटेड अरिष्ट आ जाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिछाया का विकृत हो जाना मृत्यु का सबसे बड़ा अरिष्ट लक्षण है। सबसे स्पष्ट अरिष्ट लक्षण क्या है, मृत्यु का, प्रतिछाया का क्या हो जाना, विकृत हो जाना। यदि कोई व्यक्ति जल, दर्पण, धूप या किसी अन्य व्यक्ति की आंखों में अपनी प्रतिछाया को देखता है तो क्या क्या लक्षण मिलते हैं, प्रतिछाया का बिल्कुल दिखाई न देना, प्रतिछाया कटाफटा विकृत होना, प्रतिछाया में सिर का न होना, प्रतिछाया अपने से भिन्न कुत्ते आदि जानवरों का रूप दिखाई देना। अगर उस व्यक्ति को 4 चीज़ों में से कुछ भी दिखाई देता है, अगर साफ नहीं दिख रहा है, कटाफटा दिख रहा है, सिर का नहीं होना ऐसा दिख रहा है, या फिर उसके अलावा कोई जानवर दिख रहे हैं कुत्ते, कौवे आदि, तो वो भी क्या है, उसका अरिष्ट लक्षण है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी पूछा जाता है, छाया के भेद। छाया 5 महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
इस छाया के 5 भेद माने गए इन्हीं महाभूतों के अनुसार। पहला क्या है, नाभसी, आकाश से रिलेटेड है। नीले रंग की स्निग्ध और कांति युक्त होती है, क्या लक्षण होते हैं छाया के, तो शुभ होता है, यानी कि ये शुभ है। वायवी के बाद आकाश पर वायु होता है, तो वायवी रुखी होगी, राख के समान मलिन होगी, कैसी होती है, अशुभ होती है, गर्हिता होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है गर्हिता कौन सी छाया का भेद है, वायवी आपको लिखना है। और आग्नेय यानी अग्नि, शुद्ध लाल रंग की चमकीली होती है, शुभ दर्शन क्रिया। फोर्थ होती है जल, शुद्ध चिकनी वैदूर्य मणि के समान। और फिफ्थ होती है पार्थिवी, स्थिर घनीश्याम या श्वेत वर्ण की, ये भी शुभ होती है। शुभ कौन कौन सी होती हैं, नाभसी और पार्थवी। यदि किसी रोगी के शरीर में वायवी छाया प्रकट हो जाए, वह किसी भी शुभ छाया का अचानक नाश होकर शरीर मिलीन हो जाए, तो वो अरिष्ट है। एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए याद रखना है, वायवी छाया सबसे निष्कृष्ट है और गृहीता मानी जाती है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब अगला हम जो देखेंगे वो है प्रभा के भेद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। 7 टाइप होते हैं प्रभा के चरक के अनुसार, रक्ता, पीता, सीता, श्यावा, हरिता, पांडुरा, असीता, प्रभा, स्युह, सप्तह। यानी कि रक्ता यानी रेड, पीता यानी पीली, श्वेत यानी सफ़ेद, श्यावा यानी कि ब्लैकिश ब्राउन, हरिता यानी ग्रीनिश, पांडुरा यानी कि पेल येलो, असीता कृष्णा यानी कि ब्लैक। इनका अरिष्ट लक्षण क्या बताया गया है, स्निग्ध और विकसित हो जाए, शुभ आरोग्यदायक होती है, लेकिन अगर रुखी और मलिन हो जाए तो अशुभ यानी कि अरिष्ट होती है। एक और एमसीक्यू कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी शॉर्ट में आ जाता है फिर से ये क्वेश्चन, छाया और प्रभा में अंतर। जब हम दे रहे थे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, हमारे क्वेश्चन आया था छाया और प्रभा में अंतर। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, छाया की क्या है, वर्ण को आच्छादित यानी कि ढकती है, वर्णम आच्छादयति। और प्रभा क्या करती है, वर्ण को प्रकाशित करती है, एलिमिनेट करती है, वर्णम प्रकाशयति। क्या है भाई, ये समीप जाने पर ही दिखाई देती है, कौन, छाया। और प्रभा क्या है, दूर से ही चमकती हुई दिखाई देती है, प्रकृष्ट लक्ष्य है। एक का आसन लक्ष्य, दूसरा का प्रकृष्ट लक्ष्य है। और अगर हम भेद की बात करें, इनके भेद 5 होते हैं और प्रभा के 7 भेद होते हैं। कौन, महाभूत की बात करें तो छाया में 5 महाभूत आश्रित होते हैं और प्रभा में सिर्फ अग्नि महाभूत आश्रित होता है, ये उसके महाभूत है। ये जो थे, ये चारों थे, 1 2 3 4 क्या है, इसके प्रभा और छाया में डिफरेंस है। अभी एमसीक्यूज हैं, सेम वही एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू तो शॉर्ट हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आपके एमसीक्यू जो शॉर्ट आएंगे, इनको एक बार आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अध्ययन 2 का चरक संहिता इंद्रिय स्थान का चैप्टर नंबर 8, अवकाश शीर्षीय इंद्रिय अध्याय। अवकाश शीर्षीय इंद्रिय अध्याय, अध्याय का नाम क्या है भाई, अवाक का क्या अर्थ होता है, नीचे की ओर, और शीर का क्या अर्थ होता है, सिर। यानी कि जो रोगी है उनको दर्पण या जल में अपनी प्रतिछाया उल्टी या सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देता है। दोष अत्यंत उग्र होकर उल्टी दिशा में शरीर का नाश करते हैं। अध्याय 7 15 रुपये तक हमने क्या पढ़ लिया था, छाया, प्रभा और प्रतिछाया के सामान्य विकारों का वर्णन किया था, जैसे परिचय करना, दिखना, सिर कटना आदि। अध्याय 8 में हम क्या देखेंगे, अवकाश शीर्षीय अध्याय में। यह अध्याय 7 का ही विस्तार यानी कि एक्सटेंशन है, जिसमें प्रतिछाया के विशेष प्रकार, जैसे उल्टा दिखना या प्रतिकुपित दोष का शरीर में शस्त्र के समान किए गए भयंकर प्रहार का वर्णन है, जो मृत्यु का सूचक यानी अरिष्ट है। अब सबसे पहले मृत्यु सूचक जो लक्षण हैं उनके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है वो। अवाक शिरास तथा अदर्शे यह पश्यति स नश्यति। जो व्यक्ति दर्पण या जल या किसी भी चमकती वस्तु में अपनी परछाई कैसी दिखे, उल्टा यानी सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसी उसको दिखता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। एक अत्यंत उग्र प्रतिछाया अरिष्ट है, अत्यंत उग्र प्रतिछाया अरिष्ट, ध्यान रखना। खगोलीय पिंडों का विकृत दर्शन यानी कि अरुंधति ध्रुवम छेव न पश्यन्ति। कोई आकाश में स्थित अरुंधति तारा या ध्रुव तारा आकाश गंगा को देखने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए, यानी उसकी आंख में कोई ना कोई रोग ना हो तब भी, तो वो क्या है, अरिष्ट है। यदि वह दिन के उजाले में आकाश में तारे देखने लगे तब भी वो अरिष्ट है, या धधिकती अग्नि या सूर्य को बिल्कुल काला देखने लगे तब भी वो क्या है, अरिष्ट है। दोषों का शस्त्रवत प्रहरण येषाम दोषा। कोई बाहरी शस्त्र या मर्म स्थानों को काट देता है, उसी प्रकार प्रकोपित दोष क्या करता है, अचानक उग्र होकर मर्म स्थानों को भयंकर प्रहार करते हैं। ये किसका लक्षण है, अरिष्ट का लक्षण है। सद्य मृत्यु यानी तुरंत डेथ होगी, सडन डेथ। तो कुछ अन्य अरिष्ट लक्षण क्या है, बल का नाश होना, अकारण मूर्छा होना और तेज का नाश होना। आई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs हैं, इन्हें आप एक बार PDF से जरूर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 की, यस्य श्याव निमित्तीय इंद्रिय अध्याय। नाम और सार्थकता अगर हम देखें, प्रथम श्लोक यस्य श्याव यानी कि जिसका शरीर क्या हो जाए, काला पड़ गया हो, उसके आधार पर नाम रखा गया है। अध्याय 8 तक हमने क्या देख लिया था, प्रकोपित दोषों द्वारा मर्म स्थानों पर क्या हो, प्रहार द्वारा प्रहार जैसी पीड़ा हो, उसका वर्णन हमने कर लिया था। अध्याय 9 में हमने क्या देखेंगे, जो दोष शरीर में भयंकर प्रहार करते हैं तो शरीर में विभिन्न अंगों में कैसा कलर हो जाता है, डार्किश ब्लैकिश कलर हो जाता है, और अन्य उग्र लक्षण क्या होते हैं, प्रकट होने लगते हैं। इसी अध्याय में हम किसके बारे में देखेंगे, अष्ट महारोग के बारे में हम देखेंगे। 8 मेजर डिसीजेस किसके समान कष्टदायक होती है, मृत्यु समान कष्टदायक होती हैं। प्रमुख अष्ट लक्षण जो इस चैप्टर के वो कौन कौन से हैं, श्यावर्ण, नेत्र, मुख, चेहरा सब कैसे हो जाए, काले हो जाए। सिराओं का उभरना यानी कि प्रवाल मूंगा, यानी कि जो लाल मूंगा होता है उसके समान सिराएं उभरनी चाहिए शरीर पे, तो वो नहीं बचेगा भाई, डेथ पक्की है। जीभ का जो रंग होता है बिल्कुल काला हो जाए, वो कांटे जैसे हमको निकल जाए, जो उसके टॉन्सिलाइज जो रगीज होती है सारी। होठों लिप्स की जो विकृति होती है वो होठ ऊपर चढ़ जाए, होठ लटक जाए जामुन का फल के जैसे। बालों का उखड़ना, यदि लोग बाल अपने जैसे खींचे तब भी वो आसानी से उड़ जा रहे हैं, तब रोम शकन बोलते हैं उसको, ये भी अरिष्ट का लक्षण है। 8 महारोग जो हैं वो कौन कौन से हैं, 8 महारोग जो स्वभाव से कैसे दुष्चिकित्सीय होते हैं, कठिन से ठीक होने वाले होते हैं, अत्यंत कष्टदायक होते हैं। इन लोगों में अरिष्ट लक्षण जो होते हैं वो मृत्यु सूचक चिन्ह उत्पन्न हो जाए तो रोगी को निश्चित रूप से मार देते हैं। इसका महत्व क्या है, एक अच्छे चिकित्सक को क्या ज्ञान होना चाहिए, सामान्य रोग की तुलना में महारोग में उत्पन्न हुआ छोटा सा अरिष्ट भी क्या सा होता है, असाध्य होता है। इन्हें महारोग क्यों कहा गया है, क्योंकि शरीर के मर्म स्थानों धातुओं को वो जल्दी क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। चरोक्त अष्ट महारोग कौन कौन से हैं, पहले वात व्याधि, न्यूरोलॉजिकल जॉइंट डिसऑर्डर्स, अपस्मार, एपिलेप्सी, कुष्ठ, स्किन डिजीज लेप्रोसी, शोथ, एडेमा स्वेलिंग, उदर रोग, एब्डोमिनल डिजीज असाइटिस, गुल्म एब्डोमिनल ट्यूमर्स, मधुमेह एंड डायबिटीज मेलाइटस, और लास्ट है राजयक्षमा ट्यूबरक्लोसिस। इसका श्लोक है, वात व्याधि स्मार कुष्ठम शोथोदरम तथा गुल्म मधुमेहश्च राज्यक्षमा चयो नरः। इसका श्लोक है ये, अष्ट महारोग का श्लोक है। आचार्य चरक ने सुश्रुत में सूत्र स्थान 33 में अष्ट महारोग का वर्णन किया है, और चरक में 9वें अध्याय में और सुश्रुत में 33वें में। सुश्रुत में 8 महारोग जो है वो वात व्याधि, कुष्ठ, प्रमेह, उदर, अश्मरी, मुडगर, भगंदर और अर्श है, तो इसको जरूर याद करें। सुश्रुत ने कहा क्या वो भी पता होना चाहिए, चरक ने कहा क्या वो भी पता होना चाहिए। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप PDF में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर 10 की, सद्य मरण इंद्रिय अध्याय। सद्य मरण यानी कि सडन डेथ, यहाँ से एक SAQ और MCQ दोनों एक्सपेक्टेड है। अध्याय का नाम है सद्य मतलब शीघ्र या तुरंत, और मरण का मतलब डेथ, तुरंत कुछ ही दिनों में, अधिकतम 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए तो क्या बोलते हैं, सद्य मरण बोलते हैं। चैप्टर 9 तक हमने क्या पढ़ा था, अष्ट महारोग देख लिए थे जो शरीर में श्याव आदि गंभीर अरिष्ट उत्पन्न कर रहे थे। चैप्टर 10 में हम क्या देखेंगे, रोग जब गंभीरता बढ़ जाती है तो कितने उग्र हो जाते हैं, जिससे रोगी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यह अरिष्ट की सबसे अंतिम और भयंकर अवस्था है। और सद्यमारिक अरिष्ट लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, ये जो है वो SAQ और SAQ MCQ में आता है, लेकिन SAQ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करके पढ़िए। दांतों पर मेल बनना, यानी कि रोग के दांतों अचानक पुष्प या पंख जैसी भयंकर मेल, येलोइश थिक प्लेग जम जाए, अत्यंत प्रसिद्ध सद्यमार्ग लक्षण है ये। मुख पर चूने का लेप होना, यानी कि सफेद चूने का लेप अगर मुख पर कर दिया जाए तो वो भी क्या है, पांडुता श्वेताब का लक्षण है। पक्वाशय में परिकृतिका, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में केची काट रहे वैसा दर्द होना, अत्यधिक प्यास लग रही है, मलमूत्र पूरी तरह से रुक जा रहा है। डेथ रेटल जैसी या गुरगुर की ध्वनि, रोगी जब बेहोश हो जाए उसके कंठ में कैसी आवाज आए, गगलिंग साउंड आ रही है, तभी क्या है वो अरिष्ट लक्षण, डेथ रेटल बोलते हैं आधुनिक मॉडर्न चिकित्सा में इसको। रेटल स्नेक जो होता है उसकी जो पूंछ होती है वो जब हिलाता है वैसी आवाज़ साउंड हमें सुनाई देती है। शिप्रा नदी के समान शीतलता, शिप्रा नदी का जो जल होता है अत्यंत शीतल होता है, बर्फ ज़्यादा ठंडा, तो उसके समान शीतलता जब होती है। और डिस्पिनिया यानी कि श्वास, रोगी को सांस लेने में बार क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, अंदर तो बजा रही है लेकिन बाहर नहीं आ पा रही है। इसके अलावा भी कुछ अन्य उपद्रव हैं, तृष्णा लगना, श्वास मूर्छा, दुर्बलता, गले में स्पष्ट शब्द का न निकलना, इसे भी उपद्रव से उत्पन्न हो जाए तो रोगी तुरंत मर सकता है। अब इस अध्याय का सारांश है, इस श्लोक के माध्यम से पूरे अध्ययन का सारांश है।
इति सद्य मरणीयानि सर्वमेतद् भीषक प्राज्ञबुद्धेः बुद्धवाच सर्वानरिष्टा यतः कीर्तिजन च विन्दति। सद्य मार्ग लक्षण जो बताए गए हैं बुद्धिमान चिकित्सक को इन सभी को अच्छे से समझना चाहिए। लाभ क्या है इसको जानने के? रोगी की चिकित्सा को क्या करेगा? वो त्याग देगा, क्योंकि वो रोगी कैसा हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। और असाध्य रोगी से क्या होता है? यश, कीर्ति और धन तीनों का नष्ट हो जाता है। और साध्य रोगी का अगर ट्रीटमेंट करता है तो ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। ये सारे MCQs और शॉर्ट हैं, इसको PDF से एक बार पढ़ लीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 अणु ज्योति इंद्रिय अध्याय। यहाँ से एक SAQ और एक MCQ दोनों एक्सपेक्टेड है, दोनों में से कोई एक एक्सपेक्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अणु का अर्थ क्या होता है? अणु का अर्थ होता है छोटा, और ज्योति का अर्थ होता है अग्नि। कौन सी अग्नि? जठराग्नि। जब मनुष्य के शरीर में अग्नि जो होती है वो बहुत क्षीण हो जाती है तो मृत्यु उसकी निश्चित है। इस अध्याय में मुख्य रूप से शारीरिक अग्नि का नष्ट होना और उससे उत्पन्न होने वाले अरिष्टों का क्या है? वर्णन है। चैप्टर 9 में हमने क्या देखा था? महारोग रोग लक्षणों का वर्णन देखा था। चैप्टर 10 में हमने रोगों की उग्रता से मर्म स्थान में कटना तुरंत मृत्यु देखी थी। चैप्टर 11 में हम क्या देखेंगे? सारे के सारे लक्षणों का जो मूल कारण है वो क्या है? अग्नि। अग्नि क्या हो जाना? नष्ट हो जाना, अणु हो जाना, तभी क्या होती है? मृत्यु होती है। और इसी अध्याय में संपूर्ण इंद्रिय स्थान का सारभूत अरिष्ट की परिभाषा भी दी गई है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंद्रिय स्थान में अरिष्ट की परिभाषा कौन से चैप्टर में दी गई है? अरिष्ट की परिभाषा कौन से चैप्टर में दी गई है? इंद्रिय स्थान 11 में दी गई है। किसकी परिभाषा? अरिष्ट की। चैप्टर नंबर अणु ज्योतिय। अरिष्ट की परिभाषा इसे जरूर याद कीजिए। आचार्य चरक ने अरिष्ट की व्याख्या क्या की है भाई? क्रिया पथमति क्रांता केवलम देह मप्लुता चिह्नं कुर्वन्ति यद्दोषास्तु दृष्टम निर्युच्यते। काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखो। इंद्रिय स्थान से किसी भी चैप्टर से आएगा अरिष्ट की परिभाषा वहां पे लिख सकते हैं। क्रिया पथमति क्रांता अर्थात चिकित्सा। जब प्रकोपित दोष क्या करे? मार्ग का अतिक्रमण कर देते हैं। जब कोई दवा उसकी चिकित्सा उन पर असर नहीं करती तब वो असाध्य हो जाते हैं। केवलम देहम अप्लुता यानी कि जो प्रकोपित और असाध्य दोष है वो क्या है? संपूर्ण शरीर में क्या है? फैल चुके हैं। चिह्नम कुर्वन्ति यद्दोषा पूरे शरीर में फैलने के बाद वो क्या करते हैं? भयंकर दोष को उत्पन्न करते हैं और लक्षण हमें प्रतीत होते हैं। तदृष्टम निरुच्यते। और मृत्यु लक्षण वाले जो सूचक हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अरिष्ट कहते हैं। अणु ज्योति है जो अध्याय, उसके प्रमुख अरिष्ट लक्षण कौन कौन से बताएं भाई? पहला है अग्नि या ज्योति का नाश होना, यानी कि रोगी की पाचन शक्ति और शरीर की ऊष्मा क्या हो जाती है? पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है। अगला है प्रभाव और ओज का नाश होना। अग्नि के नष्ट होने से क्या होगा? शरीर की प्रभाव और चमक है वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएगी। ग्लानि और मोह, रोगी बिना कुछ के अत्यधिक थकावट हो जाएगा, बेहोशी यानी कि मूर्छा मोह होगा उसको, आज के ज़माने में जिसको हम BP लो होना बोलते हैं। गोमय चूर्ण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है गोमय चूर्ण के बारे में MCQ में। चैप्टर नंबर 11 में इसका वर्णन है, अणु ज्योति चैप्टर में, तो याद रखिए। अग्नि के पूर्णतः नष्ट होने के पश्चात गोमय चूर्ण यानी गाय के सूखे गोबर के समान गंध आने लगती है। ये लक्षण कहाँ पर है? चैप्टर नंबर 12 में है विस्तृत वर्णन। लेकिन गोमय चूर्ण का पहला वर्णन चैप्टर नंबर 11 में किया गया, ये ध्यान रखना। पहला वर्णन पूछे चैप्टर नंबर 11 में और विस्तृत वर्णन कहाँ है? चैप्टर नंबर 12 के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है इस चैप्टर के शॉर्ट के साथ, तो इसका ध्यान रखें। चैप्टर नंबर 12 का क्या नाम है? गोमय चूर्णीय इंद्रिय स्थान। चैप्टर नंबर 12 का नाम है गोमय चूर्णीय इंद्रिय स्थान। यहाँ से एक MCQ और एक SAQ दोनों में से कोई एक चीज एक्सपेक्टेड है। अध्याय का नाम क्या है? गोमय अर्थात गाय का गोबर और चूर्ण अर्थात सूखा पाउडर। इस अध्याय का नामकरण करने से पहले अरिष्ट लक्षण पर आधारित क्या बताया जाता है कि यदि रोगी के सिर पर गोमय चूर्ण यानी सूखे गोबर के समान रुक्षता आ जाए तो उसकी मृत्यु 1 महीने में हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा गोमय चूर्ण यानी कि गोमय चूर्ण के जैसी जब खुशबू आती है या दुर्गंध जब आती है तब कितने टाइम में मृत्यु हो जाती है? आंसर क्या होगा? 1 महीने में मृत्यु हो जाती है। अध्याय 11 में हमने क्या देखा था? मृत्यु के मूल कारण जो अग्नि उसका नाश होना और अरिष्ट की परिभाषा का वर्णन अणु ज्योति अध्याय में देखा था। अध्याय 12 में हम क्या देखेंगे? इंद्रिय स्थान का जो अंतिम अध्याय है अध्याय 12, इसमें जो मरने वाला रोगी होता है उसके लक्षण, वैद्य के पास जाने वाले दूत, वैद्य के पास जो मैसेंजर जाता है उसके लक्षण, शुभ अशुभ लक्षण, मार्ग में मिलने वाले शकुन उपशकुन जो होते हैं, आरोग्य की परिभाषा हमें इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगी। मुर्मूष रोगी के लक्षण। मुर्मूष रोगी का मतलब मरणासन व्यक्ति। जब व्यक्ति मरने की कगार पे होता है उसमें कुछ लक्षण होते हैं, उसको मृत्यु के लक्षण आचार्य चरक ने बताए हैं। अगर पहले 1 मास में अगर उसकी मृत्यु होने वाले क्या लक्षण बताएं? सिर में गोमय चूर्ण के समान रुक्षता आ जानी, शरीर का मांस अत्यंत क्षीण हो जाना, केवल क्या बच जाती है उसके अंदर? अस्थि यानी कि हड्डियां बच जाती हैं। अगर 6 रात्रि में मृत्यु हो रही है तो मल मूत्र वीर्य और छिक्का एक ही समय पर आना क्या होता है? 6 रात्रि में मृत्यु का अरिष्ट सूचक होता है। 3 दिन में मृत्यु का सूचक क्या है? नेत्रों की पलकों का आपस में चिपक जाना यानी कि जटाबद्ध
छठा बद्ध आ जाए तो कितना है, 3 दिन में मृत्यु। ठीक है। सद्य तुरंत मृत्यु तो कब होगी, सभी दोष का अत्यंत कुपित होकर एक साथ प्रहार करना। चैप्टर नंबर 10 में देखा था ना हमने। ये सारी चीज़ें हैं मुर्मूष व्यक्ति के लक्षण। क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे कीमत पूछा जा सकता है, तो इसको इस तरह से पढ़िए आप। उपदेश क्या है, आचार्य चरक ने वैद्य को उपदेश देते हैं कि अरेस्ट लक्षणों को देखकर सीधे मृत्यु काल की घोषणा न करें। तो तुरंत बताना नहीं चाहिए, यदि लक्षण स्पष्ट हो तो चिकित्सा की इच्छा छोड़ दें, यदि आवश्यक हो तो रोगी के मित्र या परिजन को एकांत में इसके बारे में बता दें, डायरेक्ट रोगी के सामने नहीं बताना है। प्रशस्त दूत और मांगलिक द्रव्य क्या होते हैं भाई। प्राचीन कालों में क्या होता था, घर में कोई अगर संदेशवाहक वैद्य को बुलाने आता था, पहले तो ऐसा था नहीं, फोन करके 108 बुला ली, 102 बुला ली, एम्बुलेंस वगैरह बुला ली। जो वैद्य दूध के लक्षणों को रास्ते में मिलने वाले शकुनों से ही जान लेता था रोगी साध्य है या असाध्य है। प्रशस्त दूध क्या है भाई, दूध का आचरण सुंदर और चित्त प्रसन्न होना चाहिए। उसने कैसे कपड़े धारण किए हों, सफ़ेद। उसकी जाति वेश क्रिया रोगी के समान तुल्य हो, भाई जैसा रोगी वैसा ही वो होना चाहिए, पता चलेगा ना तो उसकी जान पहचान का रिश्तेदारी है। वो किसी सवारी पर ना आया हो, पैदल आया हो, वो दोपहर आदि रहता है, अशुभ नक्षत्रों में न आया हो, और दूध घबराया हुआ हो या डरा हुआ न हो। ये लक्षण तो समझ आना चाहिए रोगी साध्य है। यदि ऐसा प्रशस्त दुख बुलाने पर आए तो रोगी के ठीक होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। अब मांगलिक द्रव्य क्या होता है, जब रोगी के घर वैद्य जा रहा हो तो रास्ते में उसे दही, चावल, ब्राह्मण, बेल, राजा, कन्या, भरा हुआ घड़ा, छाता, ध्वज या जलती हुई अग्नि दिखाई दे तो उसे शुभ शकुन माना जाता है। इससे रोगी के ठीक होने के संकेत काफ़ी ज़्यादा हैं। और विपरीत क्या है, रास्ते में अस्थि, राख, शव या रोते हुए लोग या खाली घड़ा देखना क्या होता है, अशुभ माना जाता है। आरोग्य की परीक्षा चैप्टर नंबर 12 में बताई गई है, और इसके चैप्टर नंबर 11 में बताई गई थी। आरोग्य क्या होता है, शुभ लक्षणों के साथ आरोग्य होता है ताकि एक सकारात्मक संदेश दिया जाए। इसको क्या होता है, इंद्रिय स्थान का अंत कौन कर रहे हैं, आचार्य चरक कर रहे हैं। आरोग्य के लक्षण क्या है, रोगी का प्रकृतिस्थ होना यानी कि वापस नॉर्मल अवस्था में होना, किसी प्रकार के विकार या पीड़ा का न होना, अविकारता, स्वभाव का पूर्ववत स्थिर होना, और शरीर का सामान्य रूप से पोषण होना। अब ये सारे चैप्टर नंबर 12 के MCQ तो शॉर्ट हैं, आप बिल्कुल इसे पढ़िए।